बोला हीटिंग पर भी जो है हीटिंग इज कंटिन्यू टू एक्सपेल दी गैस कंप्लीटली, मतलब इसको हीट करने पे कोई गैस निकल रही है, ठीक है, और NaOH के साथ हीट करने पर कोई गैस निकल रही है। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि एंड जिंक के साथ में द रिजल्टिंग अल्कलाइन सॉल्यूशन अगेन लिबरेट द सेम गैस व्हेन ट्रीटेड विद जिंक पाउडर एंड however when the compound X is heated alone, इसको बोल रहा है अकेले हीट करो, does not gives nitrogen identify। तो अमोनियम के बारे में हमने पढ़ा है कि अमोनियम क्लोराइड पढ़ा हुआ है, अमोनियम सल्फेट पढ़ा हुआ है, अमोनियम नाइट्राइट पढ़ा हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट पढ़ा हुआ है, ये सब तो पढ़ा हुआ है। बात समझ आ रही है? तो इन सबको अगर हम ट्रीट करेंगे इससे NaOH तो ये वाला निकलेगा, लेकिन जिंक पाउडर क्या कर सकता है? जिंक पाउडर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और अमोनिया, याद रखना, अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्राइट को अगर जिंक से ट्रीट करो तो अमोनिया प्रोड्यूस होती है। और वो किसकी वजह से? वो अमोनियम की वजह से नहीं है, अमोनियम की वजह से नहीं है, वो नाइट्राइट या नाइट्रेट के रिडक्शन की वजह से होती है। ये ZnNO2 होल NO3 होल ट्वाइस प्लस NH3 इसकी फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? ये क्लियर है भाई? तो ये एकदम ध्यान रखिएगा, ये पर्टिकुलर केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है जिंक की, कि बेसिक मीडियम में जिंक अमोनियम, ये नाइट्रिक मतलब नाइट्रिक एसिड से बोल दो, उससे रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये बोला हुआ है कि अगर हम खुद अकेले हीट कर रहे हैं तो नाइट्रोजन नहीं बननी चाहिए, तो इसको अगर हम हीट करते हैं अकेले तो N2O बनता है, और इसको अकेले हीट करते हैं तो N2 बनता है। तो ये वाला नहीं लेना है, N2 वाला, तो कौन वाला हो जाएगा? N2O वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? इसका मतलब वो सॉल्यूशन कौन है, वो कंपाउंड कौन है? अमोनियम नाइट्रेट है। क्लियर है भाई? एक और सीक्वेंस आता है कोबाल्ट क्लोराइड का। चलो ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करना, उसमें मिलेगा। कोबाल्ट क्लोराइड का ना एक पर्टिकुलर होता है कि कोबाल्ट क्लोराइड में पानी मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और वो हो जाता है पिंक कलर का। तो वो वाटर के टेस्ट के लिए कोबाल्ट क्लोराइड इसलिए यूज किया जाता है, टेस्ट फॉर वाटर। हेलो, हाँ बोले। मीटिंग रुक गई है? ऑनलाइन मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो क्लास ज्वाइन क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी? तुम नहीं, वो टेलीग्राम के थ्रू, टेलीग्राम पे मैंने एक लिंक शेयर किया, उसके थ्रू ज्वाइन करो। ठीक, हाँ हाँ, टेलीग्राम पे एक मैंने लिंक शेयर किया, लिंक के थ्रू ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग ज्वाइन हैं। ठीक है, चलो। तो एक कोबाल्ट क्लोराइड का टेस्ट आता है कि वो क्वेश्चन मेरे को दिख नहीं रहा है।
देखो ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा हुआ है कि ये वाला, ये उसी पे ये जिंक का रिएक्शन दिख रहा है, ये जिंक का रिएक्शन K4FeCN6 से जो हुआ था, K4FeCN6 से, ये इसी का रिएक्शन है। ये यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे KI है और KI में K3FeCN6 से करा रहे हैं, जो कि यहाँ पे आयरन +3 में है और आयोडाइड -1 में है। तो आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा आयोडीन में और आयरन का रिडक्शन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा K4FeCN6 बन जाएगा। और इसी का जो बना हुआ है ये ब्राउनिश येलो सॉल्यूशन, ये जिंक से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, तो ये इसी पे बेस्ड है, जिसमें बोला गया है कि ये बनता है, तो ये नहीं, सॉल्यूशन की बात, सॉल्यूशन इसका है, सॉल्यूशन इसका है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम लोग को स्टार्ट करते हैं अब मेटलर्जी। मेटलर्जी वाले पोर्शन में जितनी भी चीजें हैं उनमें 23 अगस्त हेडिंग डाल लीजिएगा। बैटा वाटर बेरियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। तो आप में जो चैप्टर का नाम है वो है प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमको स्पेशली किसके बारे में, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को याद रखना है। हाँ, इसमें कुछ ओर के नाम पूछे जाते हैं, वो ओर के नाम आपको याद रखने हैं। जनरल चीजें, ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट के बारे में वो हर एक चैप्टर में आप लोग पढ़ते रहते हो कि कौन सा एलिमेंट नेचर में सबसे मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट कौन है या मोस्ट अबेंडेंट मेटल कौन है। अगर ये आता है तो आप देखें तो सबसे ज्यादा अबेंडेंट एलिमेंट की कैटेगरी में कौन आता है, ऑक्सीजन। और सेकंड मोस्ट हाईएस्ट एलिमेंट कौन है, सिल्वर। और हाईएस्ट मेटल पूछा जाए अर्थ क्रस्ट में कौन है, सॉरी सिल्वर कह रहे, सिलिकॉन। और किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है ये SiO2 के फॉर्म में है। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, देन सेकेंड है सिलिकॉन, और फिर उसके बाद एल्युमिनियम का नाम, मेटल में हाईएस्ट है एल्युमिनियम। ठीक है, और सेकेंड हाईएस्ट कौन है मेटल में, आयरन। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एल्युमिनियम आयरन से ज्यादा है लेकिन महंगा है, क्यों? क्योंकि एक्सट्रैक्शन, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन बहुत बाद में हुआ, क्योंकि उसके लिए बहुत स्पेसिफिक मेथड्स चाहिए। और कॉपर है और सिल्वर है या गोल्ड है या फिर आप आयरन की बात करो, वो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, क्यों? वो क्यों आसानी से, कॉपर का एक्सट्रैक्शन आसानी से क्यों हो गया, इसी बेसिस पे तो वो याद है ताम्र युग कॉपर एज पड़ी हुई है, कॉपर एज, जिस समय कॉपर का एक्सट्रैक्शन बहुत उस पे पीक पे था। ठीक है, तो दैट इज व्हाट कि ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनको जो है रिड्यूस करना आसान होता है। ठीक है, तो इसलिए वो उनका एक्सट्रैक्शन आसानी से हो गया।
एल्युमिनियम वगैरह के लिए बहुत बाद में वो चीजें हुई। एक टाइम पे ऐसा था कि एल्युमिनियम, मैं बोल रहा हूँ कि एल्युमिनियम के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे। एल्युमिनियम की मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी टफ होने की वजह से, मतलब ज्यादा कॉस्ट होने की वजह से एल्युमिनियम कॉस्टली है। आयरन रिलेटिवली इसी वजह से चीप है, क्योंकि उसका जो एक्सट्रैक्टिव मेटल जो मेथड है वो चीप है, सस्ता है। ठीक है। इसके अलावा यहां से कुछ टर्म्स आते हैं, वो टर्म्स आपको याद रखने हैं। जैसे मिनरल्स क्या हैं? अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स क्या है भाई? एनीथिंग विच ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, एनीथिंग। मैं इसी को शेयर कर देता हूं भाई, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसी से मैं जो नोट्स वाली चीजें होंगी उसको मैं जो है लिखवाऊंगा, जो अलग से है। देख लो, ये मिनरल क्या है और ओर क्या है, दोनों में फर्क क्या होता है ये समझ ले। मिनरल क्या है? कोई भी चीज जमीन में से निकालो, मिनरल है। माइनिंग करके निकाल रहे हैं, खोद कर निकाल रहे हैं, वो मिनरल है। इसका मतलब है कोल भी क्या है, पेट्रोलियम भी क्या है। तो ये याद रखना, पेट्रोलियम को लिक्विड मिनरल बोला जाता है। ठीक है। और ऐसा मिनरल जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो, पैसा आना चाहिए कम दाम में, मतलब पैसा कम लगे और वहां से जो मिल रहा है वो महंगे में बिके। ठीक है, तभी हम उसको और बोलेंगे, तभी हम उस मिनरल को और बोलेंगे, अदरवाइज और नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, ये वर्ड बहुत इस वर्ड से स्टिक रहना कि मिनरल फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज इकोनॉमिकली बेनिफिशियल इज नोन एज ओर। अब इसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे ओर के नाम दिए गए हैं, और मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी में जो दिया गया है एटलीस्ट उसको तैयार कर लीजिएगा। मेंस में वहीं से क्वेश्चन आते हैं। मेंस में सेम क्वेश्चन, अभी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इस पे क्वेश्चन आया था कि कौन सा मतलब मैच सही मैच है ना। और उसमें किसके बारे में दिया था? चैल्कोपाइराइट के बारे में पूछा था, चैल्कोपाइराइट के बारे में पूछा था, सिडेराइट के बारे में पूछा था, और जिंक कार्बोनेट कैलामाइन के बारे में पूछा था। ठीक है। और एक और कोई पूछा था। ठीक है। तो जस्ट आपको एटलीस्ट जो दिया गया ये कम से कम है, ये कम से कम है। तो मेंस लेवल पे इतना कर लोगे आ जाएगा, और एडवांस लेवल में जो आने वाला होगा आ जाएगा, नहीं आने वाला होगा वो कर भी नहीं पाओगे। ठीक है ना। तो अगर ऑड वन आउट से जा रहा है तब तो ठीक है, वरना नमस्कार करके निकल जाओ, क्योंकि इसके ऊपर टाइम बहुत देना कहीं से वाजिब नहीं है। ठीक है। जितना याद हो पा रहा है उतना याद कर लो। मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में दिए हैं उनको जरूर याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मेंस लेवल पे वही पूछा जाता है ना। इसके बाद अगर हम बात करें, मेटलर्जिकल प्रोसेस पूछा जाता है। मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या है? और यहाँ एल्युमिनियम के भी कुछ दिए हुए हैं। दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और है, कोरेंडम। कोरेंडम, इसको एल्यूमिना भी बोला जाता है, लेकिन इसका नेचुरल जो ओर होता है वो क्या है? कोरेंडम। और इसी कोरेंडम में आपको याद होगा क्रोमियम की इम्प्योरिटी होने की वजह से इसमें कलर आने लगा था, रूबी जो था, याद है? हाँ। और ये डायस्पोर है, .1s2 होता है। बॉक्साइट होता है, .2s2 होता है। क्रायोलाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है क्रायोलाइट के बारे में। फेल्डस्पर एंड माइका, दीज आर सिलिकेट एक्चुअली, तो ये सिलिकेट्स हैं। ठीक है। नाउ कुछ टर्म्स पूछे जाते हैं, उन टर्म्स को देख लो।
कुछ टर्म्स पूछे जाते हैं, जैसे मैट्रिक्स या गैंग क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब भी ओर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो बड़ी बड़ी मशीन होती है, उन मशीन से डिगिंग की जाती है। जब डिगिंग की जाती है ना, बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, तो उन्हीं पत्थरों में ओर है। तो उन पत्थरों में बहुत ज्यादा अमाउंट में मिट्टी, बालू, चूना, ये सब होता है। तो मिट्टी, बालू, चूना, ये जो चीजें हैं, सैंड है या क्ले पार्टिकल है, इनको हमको रिमूव करना होता है। वो पानी से वॉश करोगे ना, तो वो लाइट होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स या गैंग। तो एक लाइन में याद रखना, क्या है ये, अर्थी इंप्योरिटी। अर्थी इंप्योरिटी में क्या आ गया, क्ले आ गया, सैंड आ गया, और चूने को क्या बोलेंगे, लाइम आ गया। ये सब जो चीजें होती हैं वो इसी में आती हैं, अर्थी पार्टिकल में, और जो कि मैट्रिक्स या गैंग बोला जाता है। फ्लक्स क्या है, देखो, कुछ ऐसी इंप्योरिटी हैं जो ओर के कंपोजिशन में चली जाती है। कंपोजिशन का मतलब ये उसी के अंदर, जब तक वो तुम क्या बोलते हैं, मेल्ट नहीं करोगे, तब तक वो इंप्योरिटी नहीं निकलेगी। तो ना रहा है, हाँ क्या है, एलॉय की तरह, एलॉय की वजह से एलॉय अच्छा होता है कई सारे। हाँ हाँ, मतलब मेल्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्लक्स तो ऐसे मटेरियल होते हैं जो उसके अंदर की इम्प्यूरिटी से रिएक्ट कर जाए और वो इनफ्यूजिबल मास बन जाए। मेटल मेल्ट होके अलग हो जाएगा, और जो फ्लक्स है वो इम्प्यूरिटी से रिएक्ट करके हल्का या भारी हो जाएगा मेटल से। तो वो जनरली क्या होता है, हल्का हो जाएगा। तो मेटल के ऊपर वो फ्लोट करता रहेगा, और वो इनफ्यूजिबल मतलब उसमें मिक्स नहीं होता है। क्लियर। तो फ्लक्स क्या है, इट आर द सब्सटेंस यूज्ड टू डिक्रीज द melting point of the ore or substance used to react with the impurity to form slag। तो याद रखना, फ्लक्स जो impurity से रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके बनाते क्या है, क्या बनाते हैं, स्लैग, कचरा। ठीक है, स्लैग। और याद रखना, इम्प्योरिटी, ये फ्लक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। अगर इम्प्योरिटी एसिडिक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इम्प्योरिटी एसिडिक है तो फ्लक्स बेसिक यूज होगा, और अगर इम्प्योरिटी बेसिक है तो फ्लक्स एसिडिक यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉपर की मेटलर्जी देखोगे तो कॉपर की मेटलर्जी में आयरन की इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, तो आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और मेटल है ये, तो मेटल के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी बेसिक होगी। तो उसके अंदर हम सिलिका मिलाते हैं, तो सिलिका मिलाते हैं, तो सिलिका किसका काम करेगा, सिलिका फ्लक्स का काम करेगा, और ये फेरस सिलिकेट बना दिया, और फेरस सिलिकेट को क्या बोलेंगे, स्लैग। और ये अलग हो जाएगा, फ्लोट करता रहता है, तो उसको हम फिल्टर कर लेते हैं, हटा लेते हैं। ओके, जबकि आयरन की मेटलर्जी में सिलिका की इंप्योरिटी होती है। तो सिलिका नॉन मेटल, SiO है, सिलिकॉन मेटलॉइड है। तो मेटलॉइड या नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें, सिलिका किस तरह का ऑक्साइड हो गया, एसिडिक ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बेसिक। तो ये बेसिक फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पर, और इससे रिएक्ट करके क्या बन गया, कैल्शियम सिलिकेट, जो कि क्या करेगा, क्योंकि क्या है, स्लैग है। तो स्लैग समझ में आ गया क्या है। स्लैग रिएक्ट करने के बाद में जो इनफ्यूजिबल सब्सटेंस, लो फ्यूजिबल या मतलब कम मिक्स होने वाला, या इनफ्यूजिबल वर्ड यूज कर लिया जाता है, ठीक है, जो कि फ्लक्स से रिएक्ट करता है, फ्लक्स और इम्प्योरिटी आपस में रिएक्ट करके ये स्लैग की फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्लैगिंग ऑपरेशन। एलॉय तो जानते ही हैं, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है। और मेटलर्जी भी जानते हैं, मेटलर्जी जो साइंटिफिक मेथड्स हैं ओर से मेटल को निकालने का, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, मैं ये भी स्टॉप कर रहा हूं। ठीक है, क्या हुआ, अच्छा 15 मिनट बाद, चलो 6 बजे ब्रेक, कितने बजे है, 6:04 पे मतलब टच डाउन करता है।
चलो ठीक है, मैं आप लोगों को ब्रेक फिर दूंगा कितने बजे? 6 पर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। देखें इधर, इसके बाद अगर हम बात करें मेटलर्जिकल प्रोसेस में, आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेटल्स है, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, नॉन मेटल का एक्सट्रैक्शन किससे किया जाता है? ध्यान दे, अगर हम कोई मेटल लें तो मेटल जनरली क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म में होते हैं सॉल्यूशन में। अगर ऑक्सीडाइज, ये ओर में ऑक्सीडाइज फॉर्म में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करके मेटल बनाना पड़ेगा। और इस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन लगाने के प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए मेटल का एक्सट्रैक्शन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, इलेक्ट्रोनेशन या डी इलेक्ट्रोनेशन, द आंसर इज इलेक्ट्रोनेशन। और अगर मान लो कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटल में हमको क्या करना है, इसको नॉन मेटल से एक्सट्रैक्ट करना है, लेटर सपोज X2 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो इसको N मान लो, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है हमको निकालना होगा। क्या ऑक्साइड के लिए? मैंने केवल मेटल के लिए बोला, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डी इलेक्ट्रोनेशन। ये ध्यान रखना। अच्छा, अब इसके बाद मेटलर्जिकल प्रोसेस की अगर बात करें तो वो सीक्वेंस हमको फॉलो करना होता है। मेटलर्जिकल प्रोसेस में हमको एक सीक्वेंसिंग देखनी होती है। क्या क्या सीक्वेंसिंग होती है? सबसे पहला हमको देखो, हमने क्या बोला है, हम जो डिगिंग करते हैं वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उन पत्थरों को क्रश करना पड़ेगा। तो इसमें स्टेप्स जो होंगे उसको बोलते हैं, पहला जो स्टेप है उसको बोलते हैं क्रशिंग ऑफ ओर। क्रशिंग ऑफ ओर, ओर को पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उसके लिए जब मशीन होती है, जस्ट उसके अंदर डाल के उसको क्रश कर दिया जाता है। और फिर क्रश करने के बाद उसके अंदर जो मिट्टी बालू वाला जो पोर्शन है उसको हटाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे देखो, अगर मान लो हमने 100 किलो और लिया, ठीक है, 100 किलो में से हो सकता है कि 70 किलो मिट्टी बालू हो, ठीक है, तो वो जो है पानी यानी से और अलग अलग प्रोसेस करके हटा दिया गया। तो जिससे अब जो और मिलेगा, ठीक है, वो 30 किलो और मान लो मिल गया, तो वो 30 किलो पूरा का पूरा और मिल रहा है हमको। तो इससे हम क्या हुआ, पहले क्या था, 100 किलो में केवल 30 किलो था, मतलब 30%। अब क्या है, 30 किलो में 30 किलो है, या 30 किलो ना मान के मान लो जो है टोटल वेट 40 किलो आया, 40 किलो में 30 किलो है। तो ओर का कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो क्रशिंग ऑफ ओर के बाद का जो स्टेप होता है वो यही होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर का कंसंट्रेशन करे, उसको क्रश कर दिया और क्रश करके उसका कंसंट्रेशन करे, जिसको कि ओर ड्रेसिंग भी बोली जाती, प्रोसेस बोला जाता है ओर ड्रेसिंग। ठीक है, ओर ड्रेसिंग के बाद, अच्छा, क्रशिंग को एक और नाम दिया जाता है, पल्वेराइजेशन वर्ड भी यूज किया जाता है। पल्वेराइजेशन वर्ड यूज किया जाता है, क्रशिंग नहीं यूज करेंगे तो पल्वेराइजेशन यूज करेंगे। दिस वन, पल्वेराइजेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब ओर का कंसंट्रेशन हो गया। अब हमको क्या करना होता है, अगर उसके अंदर मान लो सल्फाइड का ओर है या कार्बोनेट का ओर है या अलग अलग टाइप का ओर है, जितने भी ओर हैं उनका कन्वर्जन हमको ऑक्साइड में करना होता है। किसमें? ऑक्साइड में। तो उसका मीनिंगफुल पर्पस होता है, ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस करना इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है, कि ऑक्साइड में हम कन्वर्ट कर लें, उसके बाद उसको रिड्यूस करें तो सस्ता पड़ता है। नहीं तो आप सल्फाइड है उससे रिड्यूस करो, हैलाइड को इसको रिड्यूस करो, तो इन सबसे थोड़ा प्रोसेस महंगा पड़ जाएगा। तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेस किया जाता है, कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग।
तो कई ऐसे स्टेप होते हैं जहाँ कैल्सिनेशन भी कराते हैं, रोस्टिंग भी कराते हैं, और कई ऐसे होते हैं जहाँ पे इनमें से कोई एक कराना होता है, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। हाँ, दोनों सेम फर्नेस में होते हैं, आगे वो डिस्कस करेंगे। जब कैल्सिनेशन या रोस्टिंग हो गई है तो हमको क्या मिल चुका एक्चुअली, और कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बोलो, मेटल ऑक्साइड। तो तुम्हारा जो सल्फाइड था वो भी ऑक्साइड बन चुका है, कार्बोनेट भी ऑक्साइड बन चुका है, हाइड्रोक्साइड भी ऑक्साइड बन चुका है, सल्फेट भी ऑक्साइड बन चुका है, सब ऑक्साइड बन चुके हैं। अब ऑक्साइड से हमको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन कराना पड़ेगा, रिडक्शन प्रोसेस कराएंगे, रिडक्शन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में अलग अलग तरह के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कार्बन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, एक मेटल दूसरे मेटल को रिड्यूस करता है। तो ढेर सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये मैं बोल रहा हूँ ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ओर ड्रेसिंग वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक दूसरा जो है ये वाला पोर्शन की जब मेटल ऑक्साइड का हम रिडक्शन करा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब वो रिड्यूस हो गया तो हमको क्या मिल गया, क्या मिल गया, इम्प्योर मेटल ऑब्टेन। हमको रिडक्शन से इम्प्योर मेटल मिला। अब इम्प्योर मेटल क्या कराएंगे, इसका प्यूरिफिकेशन करा देंगे। प्योर मेटल ये ऑब्टेन हुआ बाय प्रोसेस क्या, प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग प्यूरिफिकेशन मेथड होता है। अच्छा, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक मेथड दूसरे में ओवरलैप नहीं होना चाहिए। पता चला हमने क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है कि ओर ड्रेसिंग का जो मेथड है वो पता चला प्यूरिफिकेशन में लगा दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसमें से पूछ दिया इनमें से कौन सा मेथड जो है वो ओर ड्रेसिंग का है या कंसंट्रेशन ऑफ ओर का बढ़ाने के लिए है। ठीक है, और आपने वहां प्यूरिफिकेशन वाला कोई मेथड का नाम जो है उसमें दे दिया है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये मेथड रिडक्शन के लिए है, ये वाला मेथड प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हो जाएंगी। नाउ अब हम बात करते हैं क्रशिंग, और क्रशिंग की बात करें। क्रशिंग ऑफ ओर की अगर बात करें तो इसके लिए हम लोगों के पास क्या होता है अवेलेबल, जॉ मिल होती है। जॉ मिल, जॉ मिल का मतलब ये कुछ इस तरह से जो है होते हैं, इस तरह की कुछ जॉ मिल्स होती हैं, है ना। और उसमें ऐसे दांत बने होते हैं इस तरह से। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे से रोटेट करते रहते हैं, रोल करते रहते हैं, ऐसे एक में दांत फंसे रहते हैं। तो जैसे ही वो स्पेस आएंगे बीच में और हम डालेंगे, है ना, तो वो इसमें पिस जाते हैं। तो जैसे वो नहीं होता है तो क्रशर जो अपने वो देखा हुआ है, कार के क्रशर वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें डालो सब जो है क्रश होके निकल जाता है, तो उसको जॉ क्रशर बोलते हैं। इसके अलावा स्टैंप मिल होती है, स्टैंप मिल, थप्पा, वो खलल मूसल जानते हैं, कैसे? खलल मूसल, ओखली जानते हैं, ओखली, हाँ, हाँ वही होता है। इसके अंदर रख के मशीन रहती है, वो स्टैंप करती रहती है, ठीक है, जिससे बड़े पार्टिकल छोटे छोटे में टूट जाते हैं। तो ये मेन दो जो है होते हैं। इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला, पल्वेराइजेशन बोला। तो जब पिस गया उस और जो है पिस गया, उसके बाद हमको क्या कराना होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो हाँ, बॉल मिल में भी है कुछ ऐसा होता है, एक बड़ा सा ऐसे बाउल होता है जिसमें बीच में होता है ऐसे होल, और एक बड़ी सी बॉल जो है पूरे में रोटेट होती है।
रोटेट होती रहती है। बॉल मेटालिक बॉल होती है, बीच में क्रश का जो वो चीज है उसमें डाल दो, बॉल उसमें रोटेट होगी, बॉल जो है धीरे 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 करते करते उसको पाउडर कर देगी। मेटल को जो पाउडर, जो पाउडर होगा वो इसमें से गिरता रहेगा। ठीक है। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, हमको पहले ये डिसाइड करना होता है कि ओर किस टाइप का है। क्या वो मैग्नेटिक ओर है, क्या वो नॉन मैग्नेटिक ओर है, नॉन मैग्नेटिक ओर में क्या वो सल्फाइड का ओर है, क्या वो हाइड्रोक्साइड का ओर है, क्या वो कार्बोनेट का ओर है। तो हमको वो डिसाइड करना होता है। उसके बेसिस पे अलग अलग प्रोसेस, एक या एक से ज्यादा मेथड हम अप्लाई करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक या एक से ज्यादा मेथड, जिसमें पहला जो मेथड है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें क्या होता है, इसमें ना एक, इस पे डायग्राम वगैरह स्कूल में पूछ लिया जाता है कि अगर ये स्कूल में है, नहीं है, मैं नहीं है स्कूल में, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एक इस तरह से कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, कन्वेयर बेल्ट इस पे मूव कर रही होती है, और एक ये जो होता है ना, ये मैग्नेटिक व्हील होती है, मैग्नेटिक व्हील। और इसको ऊपर से जो ओर को पीस दिया गया, उसको इसमें पाउडर के फॉर्म में डाला जाता है। ठीक है। तो ये ओर जो है इस पे गिरेगा, गिरते 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 कन्वेयर बेल्ट से धीरे धीरे आगे आएगा। और ये व्हील क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। रोटर लगा हुआ होता है, रोटर लगा हुआ होता है, ये व्हील रोटेट कर रही होती है। ये व्हील रोटेट करेगी तो साथ में पूरी कन्वेयर बेल्ट पूरी की पूरी मूव कर रही होती है। तो जो मैग्नेटिक, अब यहां पे ध्यान रखना, इस प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन होती है, इसमें आइदर और इम्प्योरिटी, कोई एक शुड बी मैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेटिक इन नेचर मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाली। ठीक है। तो या तो और अट्रैक्ट हो जाए या तो इम्प्योरिटी अट्रैक्ट हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल SnO2, ये SnO2 को कैसेराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कैसेराइट। ये टिन स्टोन बोला जाता है। SnO2 में SnO2 has impurity of FeWO4, वुल्फ्रामाइट बोला जाता है, वुल्फ्रामाइट इसकी इम्प्योरिटी होती है। तो जो कि इम्प्योरिटी कैसी है भाई, इम्प्योरिटी कैसी है, मैग्नेटिक है। और जो और है वो कैसा है, ये नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है। तो बता होगा क्या, होगा ये कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक इम्प्योरिटी होगी, मैग्नेटिक इम्प्योरिटी वो इससे स्टिक रहेगी और वो थोड़ा अंदर जाके गिरेगी, नहीं अंदर जाके गिरेगी। और जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है वो बाहर ही थ्रो हो जाएगी इस तरह से, दिस वन। तो वो धीरे 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 पोर्शन क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पोर्शन सेपरेट हो जाता है। ये क्लियर है भाई, ये क्लियर है। ऑनलाइन मेरी आवाज आ रही है नहीं, यस सर आ रही है। बोलो ना भाई। ये ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये प्रोसेस करने के लिए समझ में आ गई कंडीशन क्या होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग, या इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग, या इसी को ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। दिस वन, इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो तरह की, एक होता है विल्फ्रेड ट्रे बोलते हैं। विल्फ्रेड ट्रे में देखो ऐसे स्लाइड लगा हुआ होता है, वुडन स्लाइड होता है,
और इसमें जगह जगह पे ना ऐसे ग्रुप्स निकले हुए होते हैं इस तरह से, ये उठा हुआ होता है। बात समझ आ रही है? ये लकड़ी का होता है और इसके ऊपर जो है ये लकड़ी की प्लेट लगी होती है, जगह जगह बीच बीच में उठी हुई होती है, और साइड में ये पूरा। तो होता क्या है, ये ओर को ऊपर से नीचे पास किया जाता है, ठीक है, और इसमें पानी डाला जाता है। पानी डालने पे जो इम्प्योरिटी है, लाइटर इम्प्योरिटी, वो तो पानी के साथ इस पे से बहने लगेंगी, ठीक है, वो पानी के साथ निकल जाएंगी। लेकिन चूंकि ओर जो होते हैं वो हैवी होते हैं, मेटल्स के होते हैं और हैवी होते हैं, तो वो जो होते हैं ना, ये ग्रुप होता है उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। वो जगह जगह पे जो ग्रुप्स है उसमें ओर फंस जाएंगे और इम्प्योरिटी बह जाएगी, जो बालू वगैरह है वो निकल जाएगा, ठीक है। और इसको फिर क्या करते हैं, साइड में ये जगह बनी होती है, ये ऐसे जगह बनी होती है, तो वाइपर जैसी जो है वो चीजें होती हैं, उसको ऐसे खींचते हैं, वो इसको ड्रैग करके इधर से निकाल लिया जाएगा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं वुल्फ, क्या बोलते हैं, विल्फ्रेड ट्रे बोला जाता है, विल्फ्रेड ट्रे। एक और दूसरा ये कर किया जा सकता है ना, ऐसे बड़ा सा कंटेनर हो, बड़ा सा कंटेनर, और इस कंटेनर में नीचे से पानी ऊपर निकल रहा हो हाई प्रेशर से, वाटर स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम विथ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो उससे होगा क्या, जो इम्प्योरिटी है वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, सॉरी, जो ओर है वो भारी होता है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन जो इम्प्योरिटी होती हैं वो लाइटर होती हैं, तो वो इसके साथ बाहर गिर जाएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसके लिए कराया जाता है, ये किसके लिए कराया जाता है, ये स्पेशली कराया जाता है फॉर हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट एक्सेट्रा ओर के लिए कराया जाता है। हाइड्रोक्साइड का ओर हो, कार्बोनेट वगैरह का ओर हो, तो उनके लिए हम ये कराते हैं, या ऑक्साइड का ओर हो, ऑक्साइड ओर हो, उन सब के लिए कराया जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, तो ऊपर कर दीजिए, नोट नहीं हुआ। ये मेथड समझ में आ गया क्या है भाई? यस सर, समझ आ गया। चलो मैं ब्रेक दे रहा हूं, डन। 20 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूं। मैं स्टार्ट करूंगा कितने बजे, 6:10 पर। तो 6 बजे से दे दीजिएगा सर। वो एक्चुअली वो चंद्रयान का वो चल रहा है ना, इस वजह से जो है बोल रहे हैं कि वो चंद्रयान की जब लैंडिंग हो जाएगी उसके बाद सर क्लास लीजिएगा, तो मैं वो चंद्रयान लगा दे रहा हूं, तुम लोग देखते रहो। 10 मिनट का ब्रेक है, नहीं 20 मिनट का, मैं लगा देता हूं। किस पे आएगा भाई? यूट्यूब पे इसको आप इसरो वो टाइप कर दे लाइव, इसरो लाइव यूट्यूब पे।